हेलो बच्चों, स्टडी सारथी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृति। संस्कृति एक निबंध है और इसकी रचना भदंत आनंद कौशल्यान जी ने की है। इनका जन्म 1905 में अभी जो तत्कालीन पंजाब है उसके अम्बाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ था। तो कौशल्यान जी ने संस्कृति के बारे में इस निबंध में बहुत कुछ समझाया है, बुझाया है, कहा है कि संस्कृति क्या है। सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे से अलग हैं अथवा जुड़े हुए हैं, और अगर अलग हैं तो कैसे अलग हैं और जुड़े हैं तो कैसे जुड़े हैं। तो संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए अनेक प्रश्नों का इन्होंने इस निबंध में उत्तर दिया है और उसका विस्तृत विवरण किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जो सबसे कम समझ में आते हैं और इनका उपयोग सबसे अधिक होता है हमारे जीवन में। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि सभ्यता है तो सभ्यता के साथ भौतिक लग जाता है और आध्यात्मिक लग जाता है। मतलब सभ्यता जो है यहाँ पर वह दो शब्दों में बढ़ जाती है, एक भौतिक सभ्यता हो गई और एक आध्यात्मिक सभ्यता हो गई। तो ये भौतिक और आध्यात्मिक जब विशेषण इसके आगे लग जाते हैं तो इसके अर्थ बहुत मतलब विस्तृत हो जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत भी सभ्यता का अर्थ हम लोग समझते हैं वह भी गलत सलत होने लगता है। मतलब हमारे समझ में इन दो शब्दों के लगते ही, विशेषण के लगते ही सभ्यता के आगे जो हमारी समझ है इसके बारे में धूमिल सी हो जाती है, बहुत कम समझ में आने लगता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है, हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि क्या भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता एक ही चीज़ है या दो अलग अलग वस्तुएं हैं? अगर दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है, इसे हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। नीचे लिख रहे हैं कि कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। मतलब कल्पना करते हैं हम लोग कि उस समय का कल्पना करते हैं, कब का? जब मानव समाज ने आग का आविष्कार नहीं किया था। मतलब अग्नि देवता से उनका साक्षात्कार नहीं हुआ था। वे कच्चा ही भोजन करते थे, आग से उनका कहीं कोई परिचय नहीं था। पर आज क्या है, आज घर घर चूल्हा जल रहा है। मतलब आज तो कोई कच्चा भोजन करता ही नहीं है, सभी कुछ पकाकर खाते हैं लोग। तो जिस आदमी ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, वह कितना बड़ा आविष्कार किया था उसने, जिसने भी आग का आविष्कार किया। अथवा कल्पना कीजिए, अब यहाँ पर ये एक और कल्पना करने के लिए कह रहे हैं। क्या? तो उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिस कर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। मतलब एक समय ऐसा भी था जब कपड़े सिले नहीं जाते थे, सुई धागे का आविष्कार नहीं हुआ था। तब कैसे लोगों के दिमाग में यह बात आई? किसी एक मनुष्य के दिमाग में तो यह बात आई होगी कि कपड़ा जो हम ऐसे पहन रहे हैं तो इसको सी करके परिधान भी बनाया जा सकता है। तो जब ये दिमाग में उसके समझ में ये बात आई होगी तब उसने क्या किया? सुई धागे का आविष्कार किया। सोचा होगा कि कैसे इसको जोड़ा जा सकता है, कपड़े के दो टुकड़े को जोड़ा जा सकता है। तो उसने सुई धागे का आविष्कार किया। तो कैसे किया? तो उसने लोहे के एक सिरे के टुकड़े को घिसा होगा और घिसकर उसको छेदा होगा और छेद करके उसमें धागा घुसाया होगा और फिर ये सिलाई का आविष्कार किया। तो सुई धागे का आविष्कार किया। एक समय ऐसा भी था जब परिचय नहीं था और फिर मनुष्य ने इस चीज़ को उपयोगी समझा और परिधान बनाया, और परिधान बनाने के लिए क्या किया? तो सुई धागे का आविष्कार किया।
तो सुई धागे का आविष्कार करने वाला भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा, आविष्कारक रहा होगा। तो ये तो इसका महत्व तो हम लोग आज के समय से जोड़कर देख सकते हैं। आज तो बिना सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं पहनता है। तो वह मनुष्य भी, हालांकि सुई धागा एक बहुत छोटी सी चीज़ है, पर जिसने भी इसका आविष्कार किया वह मनुष्य भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहा होगा, भौतिक वैज्ञानिक। और उसने इस इतनी छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा आविष्कार किया जिससे मानव सभ्यता को एक नई दिशा मिली। तो लेखक यहाँ पर छोटी छोटी आविष्कारों का जो है वह महत्व बता रहे हैं, और उनके जो आविष्कार करता है उनको भले ही हम लोग आज ना याद कर रहे हों, चाहे हमें नहीं पता हो कि किसने किया, लेकिन जिन्होंने भी किया है वे बड़े महान व्यक्ति रहे होंगे, और हमें ऐसी एक संस्कृति दी जो आज समाज का एक कह लीजिए तो बहुत बड़ा गुण है। तो सुई धागे के रूप में और आग के रूप में पहल जिन्होंने आविष्कार किया होगा उन्होंने हमें बहुत बड़ा जो है साधन दिया है। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। अब लेखक यहाँ पर ये समझा रहे हैं, मतलब एक तरह से लेखक सभ्यता और संस्कृति दोनों के बारे में ये इन उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं अथवा पृथक हैं। तो ये दो उदाहरण पर हम विचार करें, और कि पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, मतलब जिस व्यक्ति ने भी आग का आविष्कार किया उसका आविष्कार कर सकने की शक्ति, क्षमता, मतलब सोच समझ की क्षमता। और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। और दूसरा क्या है, तो उन्होंने आग का आविष्कार किया, मतलब पहले उन्होंने इस चीज़ ज़रूरत को महसूस किया, इस पर सोचा समझा होगा कि कैसे इस कमी को दूर किया जा सकता है, किस चीज़ से किस उपाय से दूर किया जा सकता है, और तब उन्होंने खोज शुरू किया होगा कि कैसे इस कमी को दूर किया जा सकता है, और फिर उन्होंने आग का आविष्कार किया। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार, मतलब एक मनुष्य के अंदर छिपी हुई एक शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति, चीज़ों को करने की शक्ति, भौतिक आवश्यकताओं को महसूस करने की शक्ति, और उन आवश्यकताओं को दूर करने की भी शक्ति। तो एक शक्ति क्या है, तो सोचने समझने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, मतलब उन्होंने ज़रूरत इस चीज़ की महसूस की। और दूसरा क्या है, तो दूसरा उन्होंने इस आवश्यकता की पूर्ति भी की। कैसे पूर्ति की, तो उन चीज़ों का आविष्कार करके जिनसे इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती थी। तो सुई धागे और आग, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मानव समाज को एक बहुत बड़ी संस्कृति दी है, एक बहुत बड़ी सभ्यता दी है। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का वह सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ वह चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। यहाँ पर लेखक संस्कृति और सभ्यता दोनों को एक तरह से परिभाषित करते हुए इनका अर्थ समझा रहे हैं कि जिस योग्यता, मतलब मनुष्य की वह योग्यता और प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का आविष्कार और सुई धागे का आविष्कार हुआ है, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। मतलब जिस क्षमता के बल पर उन्होंने इन चीज़ों का आविष्कार किया वह संस्कृति है। मतलब कोई भी ऐसी क्षमता जो मनुष्य के अंदर उसकी आवश्यकता के अनुसार जन्म लेती है, वह है मानव की संस्कृति। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो चीज़ वह बनाता है, और अपने भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए और दूसरे की भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो चीज़ वह बनाता है वह उसकी सभ्यता है। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक वह जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक वह वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। मतलब जिन व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक वह जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, मतलब यहाँ जो ऊपर उन्होंने संस्कृति के बारे में बताया है लेखक ने, उसी चीज़ को यहाँ पर उन्होंने
अच्छे से समझाया है कि जैसे जिस भी व्यक्ति में मतलब संस्कृति जो उसकी आवश्यकता है, उसकी प्रेरणा है, उसकी उत्सुकता है, उसका प्रवृत्ति है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है, और मैं इस ज़रूरत को की पूर्ति के लिए मैं क्या करूं, कौन सी चीज़ें इकट्ठा करूं, कौन सा चीज़ का किस चीज़ का आविष्कार करूं। तो यह जो सोच है, यह जो गुण है, यह व्यक्ति में जितनी अच्छे से होगी, मतलब जितना साफ होगा, मतलब जितना स्पष्ट होगा, वह व्यक्ति उतना ही बड़ा और स्पष्ट पर आविष्कर्ता बनेगा। मतलब उतना ही बड़ा और स्पष्ट वह आविष्कार करेगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अब एक संस्कृत व्यक्ति मतलब एक वह व्यक्ति जिसमें सोचने समझने की, अपने आवश्यकता को पूर्ति करने की क्षमता है, वह किसी नई चीज़ की खोज करता है, तो क्या होता है, उसकी जो अगली पीढ़ी आने वाली है, उसको वह अपने आप ही अनायास ही उस चीज़ की पूर्ति हो जाती है। मतलब उसको वह पूर्वज से मिल जाता है। मतलब जो व्यक्ति खोज करता है, वह अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए उनका पूर्वज हुआ, और उसके माध्यम से उसके आने वाली पीढ़ी को, उसके संतान को यह चीज़ उससे अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। यहाँ पर लेखक ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि किसी एक व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक ने नए तथ्य का दर्शन किया, नए तथ्य का आविष्कार किया, तो वह व्यक्ति वास्तविक रूप से संस्कृत है, वही संस्कृत है। और उसकी संतान जिसको वो चीज़ उसके पूर्वज से प्राप्त हुई, मतलब उस संस्कृत व्यक्ति ने अपने संतान को वह चीज़ दी है, तो भले ही उसके संतान ने उससे वो चीज़ प्राप्त कर ली है, लेकिन वह सभ्य तो बन जाएगा, लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकता। मतलब वह सभ्य बन जा, उस चीज़ को प्राप्त करके उसका मतलब उसको इस्तेमाल करके वह सभ्य बन जाएगा। मतलब वो एक अच्छा काम करेगा उस चीज़ को इस्तेमाल करके, जिसको उसने अपने संस्कृत पूर्वज से प्राप्त की है। जो वो पूर्वज जो संस्कृत हैं, संस्कृत कहलाए क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का आविष्कार किया और अपने पीढ़ी को दी, अगले पीढ़ी को दी, अपनी संतान को दिया। तो संतान जो है उनकी अगली जो उनकी पीढ़ी है, वह अपने संस्कृत पूर्वज से, मतलब अपने आविष्कर्ता पूर्वज से, अपने महान ज्ञानी पूर्वज से उस वस्तु को प्राप्त करके सभ्य बन जाएगा, क्योंकि उस वस्तु को प्राप्त करके वह सभ्यता से उसका इस्तेमाल करेगा। मतलब अच्छा इस्तेमाल अगर उसका कर रहा है तो वह सभ्य भले ही बन जाएगा, किंतु संस्कृत नहीं बन सकता, उनके जितना ज्ञानी वह नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें। कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। न्यूटन के बुद्धि, विवेक, उनके प्रवृत्ति और प्रेरणा ने उनसे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार कराया। मतलब उनकी सोचने समझने की क्षमता और ज्ञान के अनुसार उन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, तो वह संस्कृत मानव कहलाए, वह संस्कृत मानव थे। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी, मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट हो, उस फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी स्टूडेंट हैं, मतलब भौतिक विज्ञान के जो भी विद्यार्थी हैं, वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण तो परिचित हैं ही। मतलब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को वो पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा होगा। अब जो विद्यार्थी हैं भौतिक विज्ञान के, वो न्यूटन द्वारा आविष्कृत गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को पढ़ के, समझ के, बूझ के उससे तो परिचित हो ही जाते हैं, उसके साथ साथ और भी उन बातों का वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिनसे शायद न्यूटन भी, जिसका ज्ञान शायद न्यूटन जी को भी पता नहीं होगा, न्यूटन उनसे अपरिचित रहे होंगे। तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को पढ़ते पढ़ते जो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी है,
वह थोड़ा और ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पर ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य सभ्य भले ही कह लें, मतलब इतना जो भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जिसको उदाहरण के तौर पर लेखक बता रहे हैं, वो विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को अधिक पढ़ समझ करके और भी थोड़ा और ज्ञान प्राप्त कर लें, जो ज्ञान शायद न्यूटन जिस ज्ञान से अपरिचित रहे होंगे, लेकिन वह ज्ञान प्राप्त करके वह अधिक सभ्य कहला सकते हैं। मतलब न्यूटन के ही विषय पर मंथन करके उसको अच्छे से पढ़ के समझ के थोड़ा और ज्ञान वो प्राप्त कर सकते हैं, कर लें तो उस ज्ञान को प्राप्त करके वो क्या बन जाते हैं, अधिक सभ्य। मतलब न्यूटन की अपेक्षा वो अधिक सभ्य भले ही कहला सकें कि उन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को ही पढ़ के थोड़ा और अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, न्यूटन से थोड़ा और अधिक सभ्य कहलाएंगे, न्यूटन से और अधिक थोड़ा सभ्य हो गए। पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते, उन विद्यार्थियों को न्यूटन से थोड़ा अधिक सभ्य तो कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक तरह से मंथन करके उस पर अधिक रिसर्च करके शोध करके उनसे थोड़ा और जानकारी जुटा ली है, जिन जानकारियों से शायद न्यूटन अपरिचित रहे होंगे। तो ज़्यादा जानकारी जुटा लेने से वह न्यूटन से अधिक सभ्य कहला सकते हैं, पर न्यूटन जितना संस्कृत वे नहीं कहला सकते। जो समझ न्यूटन जी के पास था, वो उनसे अधिक संस्कृत वो नहीं कहला सकते, उनसे अधिक ज्ञानी वह नहीं कहला सकते। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रकृति का विशेष हाथ रहा। अब आग का आविष्कार क्यों हुआ, तो यहाँ पर लेखक ये चीज़ समझा रहे हैं। आग का आविष्कार इसलिए हुआ कि मनुष्य को शायद भूख लगी होगी और कच्चे चीज़ों को खाने से उसकी क्षुधा की तृप्ति नहीं हुई होगी, उसका पेट नहीं भरता होगा या संतुष्टि नहीं मिलती होगी। तो वो संतुष्टि कहाँ से प्राप्त हो, उसका पेट कैसे भरे, इस चीज़ की खोज करते करते इस बात की प्रेरणा जो उसकी आवश्यकता थी कि हम अपना पेट कैसे भरें, स्वाद के मुंह में कुछ डालने से अच्छा हमें कैसे लगे, तो इस चीज़ की जो प्रेरणा है वह उसने आग का आविष्कार करवाया। मनुष्य खोजते खोजते आग का आविष्कार किया और भोजन को पकाकर खाने लगा। और शरीर को ढकने, मतलब शरीर को मौसम के मार से बचाने के लिए शीतोष्ण यानी कि शरद गर्म, सर्दी में ठंडे से और गर्मी में गर्मी से बचाने के लिए, और एक तरह से शरीर को सजाने की, प्रकृति सुंदर दिखने की जो इच्छा मनुष्य में जागी, उस प्रवृत्ति का भी विशेष हाथ रहा इस चीज़ के आविष्कार में। तो सुई धागे के आविष्कार में, मतलब मौसम से बचने के लिए और शरीर को अच्छे से सजाने के लिए की जो आवश्यकता प्रवृत्ति मनुष्य में जगी, उस प्रवृत्ति ने उससे सुई धागे का आविष्कार करवाया। इस प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने सुई धागे का आविष्कार किया, तो विशेष हाथ रहा सुई धागे के आविष्कार में शीतोष्ण से बचने और शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। अब यहाँ लेखक ने अभी बहुत अच्छी, और इंसान में जो जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को देख करके समझने की और जानने की, उस चीज़ की बहुत अच्छी यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर विवेचना किया है और उस चीज़ को समझाया है कि अगर व्यक्ति का पेट भी भरा हो, मतलब वह भोजन को पकाकर भी खाता हो, यानी कि वह आग का आविष्कार कर चुका है तो भोजन को पकाकर खा भी लेता है। अब उसकी जो पेट की चिंता थी वो समाप्त हो गई है। उसके बाद तन ढकने की बात आती है, मौसम से बचने की बात आती है, तो उसने क्या किया, तो सुई धागे का भी आविष्कार कर लिया। अब वह कपड़ा सिलकर पहनता है, वह अपने तन को मौसम के मार से भी बचाता है, मतलब मौसम से भी बचाता है, अपने आप को बीमार पड़ने से भी बचाता है और सुंदर भी दिखने लगा है।
तो वह भोजन भी खा रहा है पकाकर और कपड़े भी पहन रहा है। और वो क्या करता है, वह खुले आकाश के नीचे अगर सोया हुआ है और आसमान में तारों को देख रहा है, तब अब उसकी थिंकिंग जो है, उसकी सोच जो है उस तारे के बारे में है। वह सोच रहा है उस तारे के बारे में कि ऊपर जो है, ऊपर ये क्या है। मतलब आसमान उसको एक तरह से थाल के जैसा नजर आ रहा है और उसमें तारे जो टिमटिमा रहे हैं तो वह उसको मोती की तरह नजर आ रहे हैं। तो मोती से भरा हुआ हमारे जो ऊपर यह थाल है, यह क्या चीज है। तो उसकी जिज्ञासा अब तारों के बारे में जाग चुकी है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो ये चीज समझा रहे हैं कि मनुष्य जो है वह हमेशा कोई ना कोई खोज करता रहता है। वह एक चीज को पाकर के चुपचाप नहीं बैठ सकता है। एक चीज को उसने पा लिया है, एक आवश्यकता की पूर्ति उसने चीज को आविष्कार करके, किसी वस्तु को आविष्कार करके कर ली है। अब वह उसकी जो जिज्ञासा है, उसका जो ज्ञान है, वह उसकी जो खोज है वह दूसरे दिशा में कदम बढ़ाएगा। मतलब वह चुपचाप नहीं बैठ सकता है। उसके अंदर का जो ज्ञान है, उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो प्रेरणा है, वह उसको चुपचाप नहीं बैठने देगी। वो कोई और चीज़ के बारे में खोज करेगा, कोई और वस्तु का खोज करेगा अपने उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो पेट भरा होने पर भी और तन ढका होने पर भी अब मनुष्य क्या है, जब वह सोता है खुले आकाश के नीचे, तो उसकी जिज्ञासा तारों के बारे में बढ़ जाती है। अब वह तारों के बारे में जानने का प्रयास करेगा। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिसकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश इसलिए भी हमें प्राप्त हुआ है कि उनका आविष्कार संस्कृत आदमियों ने किया है। मतलब जो ज्ञानी लोग हुए हैं उन्होंने किया है। भौतिक जिनकी चेतना पर भौतिक स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है। मतलब ऐसे लोग जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव रहा है। मतलब वो किसी न किसी चीज़ को, भौतिक कारणों को, अपने भौतिक कारणों को खोजने में, और वह कैसे जिज्ञासा शांत होगी इसके लिए वे आविष्कार करते रहे हैं ऐसी ऐसी वस्तुओं का। तो ये हमारी सभ्यता का, ये जो वस्तुएं हैं वो हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश है। और ये बड़ा अंश हमें हमारी सभ्यता का ऐसे संस्कृत व्यक्तियों से ही मिला है। लेकिन कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। मतलब कुछ तो हमें ऐसे, हमारी जो सभ्यता है वह हमें ऐसे संस्कृत व्यक्तियों से मिला है जिन्होंने भौतिक आवश्यकता के वशीभूत होकर वस्तुओं का आविष्कार किया है, जिन वस्तुओं को उपयोग करके हम सभी कहलाते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि इस सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा हमें मनीषियों से मिला है। मतलब ज्ञानी महात्माओं से भी मिला है जिन्होंने किसी तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, जिन्होंने ऐसे ऐसे तथ्य खोजे हैं जो किसी आवश्यकता के वशीभूत होकर नहीं, किसी भौतिक चीज़ों की आवश्यकता के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अंदर की जो सहज संस्कृति है उसके कारण उन्होंने इसकी खोज की है। तो रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। मतलब रात के तारों को देखकर। अब कोई ऐसे व्यक्ति भी रहे हैं जो रात के तारों को देखकर जिनकी आंखों की नींद उड़ जाती थी, ये क्या चीज़ है, ये क्यों है, इसको किसने बनाया है, ये कब से है, ये सब सोच जो है उनके मन के अंदर एक जंग सी लड़ती थी और
वह सो नहीं पाते थे। तो ये जो हमें खगोल का विज्ञान है, खगोलीय विज्ञान, जिससे हम ग्रह नक्षत्र तारों इत्यादि के बारे में जिन बड़े बड़े मनीषियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने हमें ज्ञान दिया है, इस पूरे आकाशीय क्षेत्र के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त है, जैसे कि हम तारे क्या हैं समझते हैं, सौरमंडल क्या है समझते हैं, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, ग्रह नक्षत्र क्या है, इनके बारे में जो आज हम ज्ञान रखकर सभ्य कहलाते हैं, तो ये ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये ज्ञान हमें ऐसे मनुष्यों से प्राप्त हुआ है जिनको इसकी खोज के आगे उनका भौतिक कोई कारण नहीं था। मतलब नहीं, उनके शरीर का जो भौतिक आवश्यकता थी वो नहीं थी इसके पीछे। तो इसके पीछे क्या था? तो उसके अंदर, उनके मन के अंदर जो सहज संस्कृति थी, उसी के कारण यह ज्ञान उन्होंने प्राप्त की और हमें दिया, और हम हमारी सभ्यता में इसका उपयोग करते हैं। अपनी सभ्यता के बारे में, सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा जो है, बड़ा अंश जो है, वह इन ज्ञानों से जुड़ा हुआ है। तो इन ऊपर के लाइनों में लेखक तो यहाँ पर लेखक ने यह समझाया है इन उदाहरणों के द्वारा कि हमारे सभ्य समाज का जो एक बड़ा अंश हमें सभ्यता के रूप में प्राप्त हुई है, तो वो सभ्यता कुछ तो हमें ऐसे संस्कृत मानवों से प्राप्त हुई है, आदमियों से, जिन्होंने भौतिक मतलब अपने जो उनके व्यक्तिगत शरीर की और औरों के आवश्यकताओं को देखकर जो उन्होंने आविष्कार किया, मतलब भौतिक चीज़ों का जो आविष्कार किया, उससे प्राप्त हुई है। और दूसरे जो हम ज्ञान विज्ञान की बातें जानते हैं, ज्ञान विज्ञान के बारे में जो हम ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो ये नॉलेज हमें बड़े बड़े मनीषियों से, बड़े बड़े ज्ञानियों से प्राप्त हुआ है। तो इन नॉलेजों का जो, इन ज्ञानों का जो उन्होंने आविष्कार किया है उन मनीषियों ने, तो इन आविष्कारों के बारे में उनका कोई भौतिक कारण नहीं रहा है, कोई भौतिक आवश्यकता उनकी नहीं रही है, बल्कि उनके अंदर जो सहज संस्कृति है, जो सहज ही संस्कृति को, इस ज्ञान के संस्कृति को पाने की जो प्रेरणा थी, उसके कारण हुई है। इन सब चीज़ों की खोज उन्होंने इसी के कारण की और हमें सभ्यता ज्ञान के रूप में एक सभ्यता का एक बहुत बड़ा अंश दिया। तो रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था, मतलब प्रथम पुरस्कार पाने वाले थे ऐसे मनीषी। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौड़ डालने के लिए जो अपने मुंह का कौड़ छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? अब यहाँ पर लेखक ने ऊपर भौतिक आवश्यकता के कारण जिन वस्तुओं का आविष्कार हुआ, उन आविष्कारों, उसके उपयोग और किस उपयोग के कारण, किस आवश्यकता के कारण हमारे संस्कृत मानवों ने उन वस्तुओं का आविष्कार किया, ये समझा चुके हैं, बतला चुके हैं। दूसरा कि एक तो भौतिक कारण है इन वस्तुओं के आविष्कार का। दूसरे जो मनीषी और भी ज्ञान के बारे में हमें बताए हैं, और भी ज्ञान का जो उन्होंने परिचय दिया है, जिनका आविष्कार किया है, तो उसके पीछे भौतिक नहीं बल्कि उनके अंदर जो सहज मानवीय संस्कृति थी, उन ज्ञानों के पीछे उनका कारण था, वो कारण था उनका सहज मानवीय संस्कृति। तो दूसरा इन्होंने, लेखक ने ऐसे ये उदाहरण देकर समझाया है कि एक तो भौतिक कारण रहा है इन संस्कृतियों के जन्म का, दूसरा भौतिक कारण नहीं बल्कि स्वयं के अंदर जो उनका अपनी समझ है, स्वयं के अंदर जो उनका अपना ज्ञान है, जो आसपास के चीज़ों को, जिसका कोई भौतिक यूज़ नहीं है, लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, हमारी सभ्यता उससे जुड़ी हुई है।
बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है और वह ज्ञान हमारे अपने सामाजिक जीवन में जो है वह हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उन ज्ञानों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इन ज्ञानों के पीछे उनका स्वयं का मानवीय संस्कृत रहा है, सहज ही मानवीय संस्कृत रहा है। तो दो तरह के हो गए, सब संस्कृति और सभ्यता। एक संस्कृति जिसका कारण भौतिक रहा है, दूसरा जिसका कारण भौतिक नहीं रहा है। वो सहज ही अपने मन का चीज़ों को जानने की जो उनकी मन की उत्सुकता थी वो रहा है। और अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा, मतलब एक भौतिक प्रेरणा जो चीज़ों को आविष्कृत करवाती है मानव से, और दूसरी ज्ञानेप्सा मतलब ज्ञान को प्राप्त करने की जो उनकी इच्छा है, ये दो ही क्या मानव संस्कृति के माता पिता हैं? मतलब ये दो ही क्या मानव संस्कृति के जनक हैं? तो फिर आगे वो बता रहे हैं कि दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को सुख देने के लिए, दूसरे के मन की क्षुधा को शांत करने के लिए, तृप्ति को तृप्त करने के लिए, दूसरे के मन को तृप्त करने के लिए जो अपने हिस्से का सुख छोड़ देता है, भोजन छोड़ देता है या अपना आवास छोड़ देता है, तो उसको यह बात कैसे समझ में आती है कि मैं यह करूं? उसके अंदर यह सहज भावना कैसे जगती है कि मैं ये फलाने व्यक्ति के सुख के लिए ये छोड़ दूं? मतलब अपना, अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको मैं खिला दूं, मैं ना खाऊं खुद, मैं अपना खाना छोड़ दूं, लेकिन उसका किसी भी तरह से मैं पेट भर दूं, यह जो भावना है उसके अंदर, यह कैसे उपज होती है, कैसे उपजती है? जैसे कि और एक उदाहरण दिया इन्होंने कि अगर कोई बच्चा रोगी है तो उस रोगी बच्चे को लेकर जो माता है उसकी, वह रात भर गोद में बैठे रहती है, अपना नींद, अपना आराम छोड़कर उस बच्चे को आराम देने के लिए, उस बच्चे को स्वस्थ करने के लिए वह रात भर बैठी रहती है। तो वह आखिर ऐसा क्यों करती है? इस बात को करने के लिए उसको क्या चीज़ प्रेरणा देती है कि वो ऐसा करे, अपने बच्चे के लिए अपने सुख का त्याग कर दे? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। सुनते क्या है, मतलब जैसे हम लोग बुक में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इतिहास में, कि रूस का भाग्य विधाता किसको बोलते हैं? तो लेनिन को बोलते हैं। लेनिन जो थे वह बहुत बड़े दार्शनिक थे। आज का जो रूस है उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी, उसके भाग्य विधाता वही हैं। उन्होंने ही उस देश को एक संस्कृति दी, सभ्यता दी, उस देश को सींचा है। तो रूस के जो भाग्य विधाता थे, लेनिन जिनका नाम था, उनके डेस्क में जो डबल रोटी का, यानी कि ब्रेड, डबल रोटी बोलते हैं ब्रेड को, जिनको हम जिस चीज़ को हम लोग ब्रेड बोलते हैं उसका हिंदी डबल रोटी होता है। तो अपने उनके डेस्क में, मतलब वो जो डबल रोटी लेकर जाते थे लंच में, अपने डेस्क में रखे रहते थे, तो उसका सूखा टुकड़ा वह खुद नहीं खाते थे, क्या करते थे? दूसरों को खिला। मतलब जो बच्चा लंच लेकर नहीं आता था, जो खाना लेकर नहीं आता था, उसको वो अपने हिस्से का डबल रोटी खिला दिया करते थे। तो वह आखिर ऐसा क्यों करता था? मतलब उसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी भावना होती थी कि वह अपना खाना दूसरे को खिला देता था, खुद भूखा रह जाता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। कार्ल मार्क्स भी बहुत बड़े दार्शनिक थे, जिन्होंने एक सपना देखा था कि संसार के जितने मजदूर हैं वे सभी सुखी रहें, और इसके क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं। और इस काम को करते हुए उनका पूरा जीवन जो है वह संघर्ष में बीता, पूरा जीवन दुख में बीता। तो यह दुख को झेलने की प्रेरणा उनको कहाँ से आई? वो कैसे उनके मन में यह बात जगी कि मैं संसार के जितने भी मजदूर हैं उनको सारे ऐसा कुछ काम करूं जिससे वे सारे सुखी हो जाए? यह तो बहुत बड़ी बात है। संसार के सारे मजदूर वो सुखी करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। तो यह प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? यह इच्छा उनके मन में कहाँ से जगी? और इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया? अपना पूरा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने
अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रहे। सिद्धार्थ कौन थे बच्चों? तो जो गौतम बुद्ध हुए हमारे, वह उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह एक राजा के बेटे थे, लेकिन उन्होंने तो 2500 वर्ष पूर्व जो महात्मा बुद्ध हुए थे, तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने अपना सारा घर बार, राजमहल, राजसी, ठाट बाट सब कुछ परिवार अपना इसलिए त्याग दिया कि इच्छाओं के वशीभूत होकर, आवश्यकताओं के वशीभूत होकर जो यह समाज आपस में लड़ती करती रहती है, उसको मैं इतना ज्ञानी कर दूं, उसको मैं तरह तरह के ज्ञान दूं कि यह लड़ना कटना बंद कर दे और यह सुख से रहे, पूरी मानवता सुख से रहे। तो उन्होंने इस ऐसे ज्ञान के प्राप्ति के लिए क्या किया? तो अपना सारा घर बार, राज परिवार, राजसी ठाटबाट सारे छोड़ करके एक साधु सन्यासी का वेश धरा और तपस्या करने घर से निकल गए। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी संस्कृति है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। अब लेखक यहाँ पर संस्कृति के अलग अलग पहलुओं के बारे में बता रहे हैं, उनका विवरण दे रहे हैं कि जो योग्यता मतलब जो ज्ञान मानव से सुई धागे का आविष्कार करवाई है, जो ज्ञान मानव से तारों की जानकारी हमें दी है, हमें देती है, जानकारी करवाती है, और जो ज्ञान एक महामानव से सर्वस्व त्याग करवा देती है, ये सारी संस्कृति है। ये सारी क्या है? तो संस्कृति है। और सभ्यता, तो फिर सभ्यता क्या है? तो सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। मतलब ये सारी संस्कृति जो ऊपर इन्होंने लेखक जो समझा रहे हैं, सारी संस्कृतियों के बारे में इन्होंने जो बताया है, तो उन सारी संस्कृतियों का परिणाम जो होता है वह हमारी सभ्यता होती है, वही सभ्यता कहलाती है। मतलब जो मानव अपने भौतिक सुख के लिए वस्तुओं का आविष्कार करता है, वो ज्ञान भी संस्कृति है। और जो मानव बिना भौतिक सुख को अनुभव किए, मतलब सिर्फ ज्ञान के वशीभूत होकर जानने की अपनी जो उसकी जिज्ञासा है किसी भी चीज़ के बारे में, उसके वशीभूत होकर उस चीज़ के बारे में जितनी जानकारी हमें देती है, जितनी जानकारी प्राप्त करती है, वह भी संस्कृति है। और जो मानव समाज के हित के लिए, जो मानव समाज के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देती है, वह भी संस्कृति है। मतलब घुमा फिरा कर लेखक ने इतने अच्छे से शॉर्ट में मतलब ये बात समझाई है कि संस्कृति जो है वह किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज़ का आविष्कार करती है। मतलब मानव समाज का, मानवों का ज्ञान जो है, जो किसी न किसी चीज़ का आविष्कार करती है, वह सारी संस्कृति है। और जो अगला उसका पीढ़ी है, जो मानव समाज है, वह उसके अपने मनीषियों, अपने ज्ञानियों द्वारा दिया हुआ जो वस्तु है या ज्ञान है या जो महाज्ञान है, जो उसको सुख से जीने के लिए प्रेरित करती है, तो इन सब चीज़ों का जो उपयोग करता है वह सभ्यता है। मतलब एक तरह से आविष्कार जो है वह संस्कृति है, आविष्कार करने का जो ज्ञान है वह संस्कृति है, आविष्कार जो है संस्कृति है, और उस आविष्कार का उपभोग जो है वह सभ्यता है। तो सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। जैसे हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कटमरने के तरीके, ये सारी हमारी सभ्यताएं हैं। मानव की जो योग्यता उसे विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी असंस्कृति का अवश्य भावी परिणाम जो है वह असभ्यता के अतिरिक्त और कुछ दूसरा नहीं हो सकता। और इसके अतिरिक्त, असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? अब यहाँ पर लेखक विभिन्न उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि कोई संस्कृति है तो उसका और सभ्यता दोनों का जो यूज़ मानव समाज कर रहा है,
तो वह सभ्य असंस्कृति कहलाएगी या असभ्यता? यह मानव समाज के उपयोग करने पर है। मतलब कोई ऐसी वस्तु है जैसे कि खाने पीने के तरीके, हमारे पहनने ओढ़ने के तरीके, हमारे आने जाने के साधन जो भी हैं, गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर मरने के तरीके, मतलब हम जो खाना पीना खाते हैं, जो पहनते ओढ़ते हैं, जिन चीज़ों से हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ये सारे जो है, और जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं, कटने मरने की, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने की, तो ये सारी चीज़ें और हमारे अंदर की भावनाएं, इसके वशीभूत होकर हम क्या करते हैं, तो चीज़ों का उपयोग करते हैं। आवश्यकता के वशीभूत होकर हम इन संस्कृति के द्वारा जो हमें वस्तुएं प्रदान की गई हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। तो अगर अच्छा उपयोग किए तो वो हमारी सभ्यता हो गई, और अगर हम गलत इस्तेमाल किए, उपयोग किए, तो वह हमारी असभ्यता हो गई। इसी तरह से उन संस्कृति का अगर हम गलत रूप में लिए उसके ज्ञान को, तो वह असंस्कृति हो गई, और अगर सही रूप में लिए उस ज्ञान को, जिससे हम कुछ समाज का कल्याण कर सकें, तो वह क्या हुई, संस्कृति हुई। तो जो असंस्कृति है या असभ्यता है, वह आत्मविनाश करवाती है, और जो संस्कृति है और सभ्यता है, वह क्या कराती है, तो मानव कल्याण करवाती है। तो यह सभ्यता और असभ्यता जो है, संस्कृति और असंस्कृति, वह चीज़ों, वस्तुओं और ज्ञान के उपयोग के ऊपर निर्भर है कि उन वस्तुओं और उस ज्ञान का उपयोग हम किस रूप में करते हैं। जैसे कि आग है, तो आग का उपयोग खाना बनाने में होता है, और अगर इसी आग का उपयोग कोई एक आदमी दूसरे का घर जलाने में कर दे, तो यह क्या कहलाएगी? अगर खाना बनाने में उपयोग हो रही है तो वह सभ्यता है, और आग जो है संस्कृति हो गई, और खाना बन गया तो वह कर्म जो है वह सभ्यता हो गई। और इसी आग का उपयोग अगर कोई एक बदमाश आदमी, दुष्ट व्यक्ति अगर किसी का घर जलाने में कर दे, किसी का घर फूंक दे उस आग से, तो वह आग जो है, जो संस्कृति थी, वह असंस्कृति हो गई, और उसका कर्म, जो वह खाना नहीं बनाकर किसी का घर फूंकने चला है, किसी का घर फूंक दिया है, किसी को कष्ट दिया है, तो आत्मविनाश है उसका आत्मा, उसके अंदर जो अंतरात्मा है, वह उसका विनाश हो गया है, और उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो गई है। तो यह कर्म, जो घर फूंकने वाली कर्म है, वह क्या कहलाएगी, असभ्यता कहलाएगी। तो ज्ञानियों ने हमें भौतिक और अभौतिक कारणों के आधार पर क्या किया है, आवश्यकताओं के आधार पर क्या किया है, हमें इतने सारा ज्ञान दिया है, हमें इतना सारा ज्ञान दिया है, हमें इतनी सारी वस्तुएं दी हैं, जिनसे हमारा मानव समाज जो है वह सभ्य और संस्कृत है। लेकिन अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है, गलत उपयोग करता है, तो वहीं पर यह संस्कृति जो है असंस्कृति, और सभ्यता असभ्यता में बदल जाती है। तो जब कोई चीज़ का अच्छा इस्तेमाल होगा तो मानव कल्याण से उसका नाता रहेगा, अगर अच्छा इस्तेमाल नहीं होगा तो मानव कल्याण से उसका नाता टूट जाएगा, तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और संस्कृति का असंभावी परिणाम जो है वह असभ्यता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता है। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह न संस्कृति है, न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता है। अब संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, मतलब जिस संस्कृति तो आविष्कार हो गया, ज्ञान है, जो आवश्यकता के बल पर किसी चीज़ का, चाहे वह वस्तु है या कोई ज्ञान है, उसका आविष्कार कर दी हुई है। तो ऐसे जो ज्ञान के भंडार हैं, मतलब ज्ञान के गलत भंडार, मतलब ज्ञान को गलत इस्तेमाल करने वाला, जैसे कि जो उस ज्ञान को कूड़ा करकट के माफिक बना देता है, तो वह न ही तो संस्कृति है और न ही रक्षणीय वस्तु, न ही रक्षा करने वाली वस्तु। अब क्षण क्षण जो यह संसार परिवर्तित हो रहा है, मतलब हर क्षण जिस संसार में परिवर्तन हो रहा है, वहाँ किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। किसी एक चीज़ को पकड़कर आप बैठ नहीं सकते, किसी एक चीज़ पर आप रुक नहीं सकते, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है,
तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, मतलब जब जब मानव ने अपने ज्ञान, अपने बुद्धि और अपने मित्रता की भावना से, मतलब अच्छे भावना से किसी भी चीज़ का आविष्कार किया है, किसी नए तथ्य का, किसी नए ज्ञान का दर्शन किया है, तो उसने उसमें कोई वस्तु नहीं देखी है, मतलब उसने अपने लिए कुछ भी नहीं देखा, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। वह सारी जो है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की ज़रूरत है, वह सारा जो है उसका मानव कल्याण के लिए ही है, मानव समाज के लिए है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति जो है वह ऐसी वस्तु है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य है। और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, अस्थायी भी है। यहाँ पर लेखक ये समझा रहे हैं कि मानव संस्कृति जो है वह एक अविभाज्य वस्तु है, मतलब उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजन नहीं किया जा सकता उसका। और उसमें जितना अंश कल्याण का है, मानव कल्याण का है, जितना अंश मानव के कल्याण का है, उतना ही वह अकल्याणकर, मतलब वह जो अकल्याणकारी अंश है, मतलब उस संस्कृति में जो कल्याण का अंश है और जो अकल्याण का अंश है, मतलब जो कल्याणकारी अंश है वह अकल्याणकारी अंश की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, अस्थायी भी है। मतलब वह कल्याणकारी अंश जो है मानव संस्कृति का, वह बहुत महान है और अस्थायी भी है। तो यहाँ पर जो कौशल्यायन जी हैं, लेखक हैं, यहाँ पर जो भदंत आनंद कौशल्यायन जी हैं, उन्होंने सभ्यता और संस्कृति को इतने अच्छे से इस अध्याय में परिचित करवाया है सभी को, शिक्षक को भी और बच्चों को भी। बच्चों, आप लोगों को भी संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, इसका उपयोग कैसा होना चाहिए और इसका आविष्कार कैसे हुआ, क्या इसके कारण रहे हैं और इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, ये इन सब चीज़ों को इतने अच्छे से इस अध्याय में समझाया है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।